हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं गरीबी के बारे में, यानी कि पॉवर्टी के बारे में। थोड़ी हंसी भी आती है, लेकिन इकोनॉमिक्स का एक बहुत खास कंसेप्ट है और यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि यूजुअली आप देखिए कि मैक्सिमम जनता गरीबी में रह रही है ना, जो तैयारी कर रहा है, चाहे आप एसएससी की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की कर रहे हैं, रह तो हम गरीबी में रहे होते हैं, लेकिन झेलने के बाद भी हम उसके उत्तर सही नहीं दे पाते हैं। आप देखो कि एग्जाम में पॉवर्टी के क्वेश्चन ही अजीबोगरीब से आते हैं। वो इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं होता। हमें लगता है कि हम जी रहे हैं, उसी में काफ़ी है। लेकिन इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्या हिस्ट्री रही है गरीबी की। हमारा देश बिल्कुल गरीबी से उठ के ऊपर की तरफ आया। अभी धीरे धीरे हालात बेहतर हो रहे हैं। कुछ लोग के बेहतर होते हैं, कुछ के खराब हो जाते हैं। ये सिचुएशन जो है ना, बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंशियल रहती है। आइए बात करते हैं। अब देखो कि गरीबी की डेफिनेशन यहाँ पे अलग अलग तरीके से दी जा सकती है, जो कि मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा या मुझसे ज़्यादा कौन इसको अच्छे से कोरिलेट कर पाएगा। भाई हम सब जो है सेम ही जगह से निकले हैं, है ना, बिल्कुल ज़मीन से ही उठे लोग हैं। आप देखो कि पॉवर्टी कब होती है, जब आप अपनी बेसिक नेसेसिटी जो होती है ना, रोज़मर्रा के जीवन की चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पाते। हिंदी वालों के लिए भी हमने पूरा लिख दिया कि जीवन का जो बुनियादी स्तर है ना, आप वो भी नहीं जब जी पा रहे हैं, आपके पास इतना भी वित्तीय साधन नहीं है कि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएं, तो आप गरीबी में है। सिंपल सी बात है। इसी को हम एक तरह से बोल सकते हैं स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन। ठीक है, स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन यानी कि अभाव का पूरा स्थिति जो हो जाती है, ये रही अभाव की एक स्थिति जब हो जाती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, गरीबी बोल देते हैं। ये दोनों चीजें जो है एग्जाम में पूछी गई हैं। आपको भाषा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि भैया गरीबी की भाषा परिभाषा क्या है। फिर आप देखो कि जो वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि भैया इंटरनेशनल लेवल पे हम पॉवर्टी लाइन क्या माने, है ना, कि किसको माने कि भैया इसके पास इतने रुपए हैं तो इसको गरीब माने, किसको अमीर माने, है ना। तो आप देखिए इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला कि कोई भी व्यक्ति की लिविंग मतलब कि जो वो कमाई कर रहा है, अगर एक दिन की कमाई उसकी $1.9 भी नहीं है, आप देखो अगर ये $1.9 भी नहीं कमा रहा है, तो वो जो है व्यक्ति गरीब कहलाएगा। सिंपल सी बात है। ये वर्ल्ड लेवल पे कुछ कंट्रीज $3.5 भी मानती हैं, बट अब देखो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना है, तो हम $1.9 को मानेंगे। ठीक है भाई, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आगे फिर से। इसके अलावा नेशनल पॉवर्टी का जो थ्रेशोल्ड भारत में है, अगर हम ज़्यादा बोलते हैं कि कोरिलेट करना हो किसी से, तो हम तेंदुलकर की कमेटी से करेंगे। ये सचिन रमेश तेंदुलकर नहीं है भाई मेरे, सुरेश तेंदुलकर है। ठीक है, तो कई बार लोग जो है वो सचिन समझ लेते हैं। पेपर में देख लेना एक बारी, अपनी आंखें जो है इसको खोल के यूं पूरा डबल, फिर देखना कि सचिन लिख रखा है कि सुरेश। वो नाम भी थोड़े से सेम से हैं, तो हम गलत मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर ऐसी चाल चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तेंदुलकर कमेटी जो है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी के बारे में अभी हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे। तो ये जो है भारत के अंदर आधार बनती है, और इवन चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लगभग सभी ने जो है इसी को ही मान्यता दी है। अब इसके अलावा आप देखिए कि हमारे सामने मुद्दा खड़ा होता है कि भैया पॉवर्टी को मेजर कैसे करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसमें हम बोले कि भैया ये रही वो रेखा, इसके ऊपर जो व्यक्ति है वो गरीब अमीर है, या फिर कहें कि सही है, और इसके नीचे वाला जो है गरीब है, जिसके पास अपना जीवन जीने के लिए भी, जीवन यापन करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, इतना भी नहीं है। ठीक है, और अगर हमने ये डिफाइन कर दिया कि ये व्यक्ति बहुत ही निम्न स्तर का हो रखा है, इसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है। सरकार के हिसाब से जब आप सोचेंगे, तो सरकार को अगला स्टेप जो लेना है, इसमें इस व्यक्ति को असिस्टेंस देना है, हेल्प देनी है, चाहे वो राशन की फॉर्म में हो, फ्री एजुकेशन हो, फ्री मेडिकल हेल्थ हो, है ना, कुछ भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन इसको हेल्प देनी पड़ेगी, क्योंकि तभी ये थोड़ा सा बेचारा अपना जीवन जी पाएगा। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है। अगर ये भी नहीं होगा तो फिर देश में सरकारों का मतलब क्या है, क्यों चला रहे हैं आप। फिर तो राजा रजवाड़ा ही ठीक थे, है ना, कि जिसमें जो है लोग जैसे जी रहे हैं, है ना। तो अभी जो है डेमोक्रेसी में यही फायदा रहता है कि सरकारें जो है गरीब लोगों को फिर असिस्टेंस देती हैं। अमीरों को कोई ज़रूरत नहीं होती है, गरीबों को असिस्टेंस की ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखो कि पॉवर्टी इन इंडिया को अगर मेजर करना है, तो पॉवर्टी लाइन को हमें अब दो तरीके से हम बना सकते हैं। पॉवर्टी लाइन के भी कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आपको कल को आपका दिमाग चले और आप कुछ नया तरीका खोज लो, लेकिन मैक्सिमम अगर हम देखते हैं, जो दिमाग भी लगाकर आप देखोगे, तो एक दो तरीका ही हमारे दिमाग में जो है ज़्यादा आएगा। ठीक है, जैसे कि आप बोलो कि पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक तरीका ये हो सकता है ना। या फिर कोई बोले कि नहीं हम इनकम के आधार पे मान लेते हैं, या फिर कोई बोल सकता है कि हम कैलोरी के आधार पे मान लेते हैं, है ना। 2-3 तरीके हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेजर लेवल पे जो हम देखते हैं, हम कैलोरी को नहीं देखते हैं,
बहुत सारे लोगों ने कैलोरी के आधार पे भी कि भैया इतना जो है खाना ये खा पा रहा है, इतनी कैलोरी इसको मिल रही है, इसलिए ये गरीब है, इसको इससे ज़्यादा मिल रही है तो ये अमीर है। वो एक क्राइटेरिया है, हम उसके बारे में भी देखेंगे, बट मेजरली हम जो देखते हैं वो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पे देखते हैं कि ये व्यक्ति खर्चा कितना कर रहा है। क्योंकि कैलोरी में तो सिर्फ आप एक फैक्टर ले रहे हो कि खाना देख लिया, अच्छा तो पेट भरने से क्या वो जो गरीब व्यक्ति है वो अमीर हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। अगर वो अपने घर में कोई बीमार पड़ गया, उसका इलाज नहीं करवा पा रहा है ना, ठंड में जो है वो एक कंबल नहीं ले पा रहा, पैरों के मोजे नहीं ले पा रहा है ना, पैरों में कांटे चुभ रहे, एक चप्पल नहीं ले पा रहा, तो आप समझो कि बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए सिर्फ खाना ही सफिशिएंसी नहीं है। उसके लिए आप सिर्फ एक बोलो कि कैलोरी के आधार पे, तो वो एक आधी अधूरी चीज़ हो जाएगी। फिर अगर ओवरऑल जब देखते हैं तो वो लेगा कहाँ से ये सब चीज़ें? खर्चा करके लेगा, पैसे से लेगा। तो या तो आप इनकम के आधार पे बोलिए या फिर खर्चे के आधार पे बोलिए, यानी एक्सपेंडिचर के आधार पे। तो इनकम से भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता लगता है, इसमें खर्चे के आधार पे पता लगता है कि वो व्यक्ति अपने ऊपर खर्चा कितना कर रहा है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो वो 100 रुपये कमा रहा है, लेकिन घर के हालात ऐसे वो आ रखे हैं सिचुएशन में कि उस 100 रुपये में से वो खर्चा नहीं कर पा रहा है ना। मान लो बहन की शादी करनी है, जैसे तैसे करके जोड़ रहा है, उसके लिए लाख रुपए उसको चाहिए, तो वो खर्चा कर ही नहीं पा रहा, तो भी वो अमीर कैसे हुआ? आप समझो, बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्स्ट आपको निकल के आएंगे, समझ में आएंगे जब आप उस चीज़ को गहराई से पकड़ेंगे। तो इसीलिए इनकम के आधार पर भी अगर हम बोलते हैं तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव वे से नहीं बोल पाएंगे। हमें एक्सपेंडिचर के आधार पर बोलना पड़ेगा कि वो अपने लिए खर्चा कितना कर रहा है, तब पता लगेगा कि भैया वो अमीर है या गरीब है। अब इसके लिए जो डेटा सारा का सारा इकट्ठा करने का काम है, हर जगह पे जा जाके हर व्यक्ति के साथ मिलने का काम, ये जो डेटा इकट्ठा करता है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस करता है, ठीक है, जिसको हम NSSO भी बोल देते हैं। ये हर घर लेवल पे यानी कि ब्लॉक लेवल पे, छोटे लेवल पे जा जाके डेटा को इकट्ठा करेंगे, ये सारा डेटा को लेकर आएंगे। फिर जो महारथी होते हैं जैसे तेंदुलकर साहब हो गए, रंगराजन साहब हो गए, है ना, अभी हम पढ़ेंगे इनकी कमेटियों के बारे में, इनको दे दिया जाएगा वो डेटा। फिर इस डेटा के आधार पर ये लोग अपना दिमाग लगाएंगे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, और वो इससे आधार बनाकर देखेंगे कि कौन लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे, कौन लोग हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर है, ताकि उनको जो गवर्नमेंट असिस्टेंस दिया जा सके और देश को गरीबी मुक्त भारत बनाया जा सके। कहानी आपको आई थिंक अब जो है क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब ये जो काम किया जाता है गरीबी रेखा को, ऐसा नहीं कि आज हमने ये गरीबी रेखा बना दी तो ये लक्ष्मण रेखा हो गई कि इसको तो अब पार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अब रुपए की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। पहले जो था 100 रुपए का, आज से 50 साल पहले देखो तो 100 रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। 50 क्या 20 साल पहले भी देख लो तो 100 रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। आज लेकर जाओ 100 रुपए, है ना, सब्जी मंडी में जाओगे, लौकी या तोरी उठा के ले आओगे, बस उसके बाद 100 रुपए तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, है ना। आलू ले आओगे 100 रुपए खत्म। कहने का मतलब है कि आप अपने लिए खाना भी लेने जा रहे हो तो 100 रुपए में खाना भी बड़ी मुश्किल से आ रहा है। तो 100 रुपए की वैल्यू खत्म हो गई है आज की डेट में। तो आप बोले कि नहीं नहीं, मैं तो भैया जो 20 साल पहले थी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा, उसी को मानूंगा, तो वो तो मूर्खता वाली बात हो जाएगी। आपको समय के साथ चलना पड़ेगा ना। अब जो है आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी, उस हिसाब से आपको पता करना पड़ेगा कि भैया गरीबी रेखा कौन सी है। तो हर 5 साल में गरीबी रेखा चेंज की जाती है। किसके आधार पे? NSSO के सैंपल सर्वे के डेटा के आधार पे, ठीक है भाई। तो ये मैंने तरीके बताए हैं हिंदी वालों को और इंग्लिश वालों को कि कैसे ये काम करता है। अब आप देखिए कि पॉवर्टी को ही जब मेजर करना होता है, तो पॉवर्टी को मेजर करने के लिए आप देखो कि जैसे ये बहुत सारी भारत की पॉपुलेशन है, मान लो यहाँ पे कि 140 करोड़ जनता रह रही है। अब मेरे को ये पता करना है कि भैया इस 140 करोड़ में से जो 130 करोड़ जनता है ना, 130 करोड़, अगर मान लो, मेरा दिमाग जो भी बोल रहा है, फिगर ये एक रैंडम फिगर है कि 150 करोड़ जनता में से या 140 करोड़ जनता में से ये 130 करोड़ जनता जो है ये उतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। लेकिन क्या मैं 130 के 130 करोड़ को, है ना, 10 करोड़ मान लो अमीर होंगे तो 130 करोड़ को ही मैं गरीब मान लूँ क्या? ऐसा नहीं होता है। उसमें कुछ मिडिल लोग भी होंगे, मिडिल एवरेज लोग भी होंगे, है ना, जो अपना जीवन यापन सही से कर रहे हैं, अपने बच्चों को सही से पढ़ा रहे हैं, है ना, हैंड टू माउथ वाले भी होंगे। तो अब इसमें से भी हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा, तो इसमें से हो सकता है कि कोई 50 करोड़ ऐसे निकल कर आ जाए हमारे सामने जो इतने ज़्यादा गरीब हैं भाई साहब कि वो उनके पास खाना खाने को ही ला लें। उन्हें ये नहीं पता कि अगर सुबह का खाना मेरे को मिल गया तो शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे घर में कोई बीमार हो गया तो इसको एक मैं पैरासीटामोल की गोली भी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। जो ऐसे हालात में लोग रह रहे हैं, है ना, जो हालात के मारे लोग हैं, वो हम अगर 150 करोड़ में से छांटे तो मान लो कि 50 करोड़ निकल के आते हैं। तो इन्हीं 50 करोड़ को हम एक तरह से बोल सकते हैं कि भैया ये है हेड काउंट रेशो, यानी पूरे संपूर्ण जनता में से हमने ये छांट लिया कि ये जो मैक्सिमम लोग हैं ये सबसे ज़्यादा गरीब हैं। इसको एक तरह से आप बोल सकते हो कि दिस इज कॉल्ड हेड काउंट रेशो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी पढ़ लेनी है, मैं आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। और टोटल पॉपुलेशन में से आपने
जब एक गरीब लोगों की जो परसेंटेज निकाल ली, उसको हम हेड काउंट रेशो बोलते हैं। इसके अलावा ये तो मैंने बता ही दिया कि हर घर का आपको कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखना है कि भैया अपना जीवन यापन करने के लिए वो लोग कितना रुपया खर्च कर रहे हैं। उसके आधार पे हम क्या डिसाइड करेंगे, हम एक रेखा बना लेंगे कि भैया अगर इसने मान लो कि अपना जो जीवन यापन करने के लिए या अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए इतने रुपए खर्च किए, सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि मान लो कि हम बोले कि इसने एक दिन में एक व्यक्ति ने इस व्यक्ति ने मान लो कि इसके पास केवल 32 रुपए थे, है ना, और मैंने एक आधार बना लिया कि भैया अगर ये व्यक्ति 32 रुपए भी नहीं खर्च कर पा रहा एक दिन में अपने ऊपर, खर्च करने की बात करो, चाहे वो खाने के हो, चाहे वो मतलब अपने मेडिकल के हो, कुछ भी हो, लेकिन 32 रुपए इसको खर्च करने हैं अपने शेल्टर के लिए, है ना, और फूड के लिए। तो अगर ये 32 रुपए भी दिन में खर्च नहीं कर पा रहा है तो मैं क्या बोल दूंगा, ये एक एग्जाम्पल के लिए 32 लिया है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्या होगा, वो अलग अलग कमेटी ने अलग अलग डिफाइन किया। तो मैं बोल दूंगा कि ये जो व्यक्ति है ये क्या है, बीपीएल। बीपीएल क्या होगा, ये पॉवर्टी लाइन हो गई, इसके नीचे जो होगा वो हो गया बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यानी ये आदमी 32 रुपए भी खर्च नहीं कर पा रहा तो हम बोलेंगे ये बिलो पॉवर्टी लाइन व्यक्ति है, इसको तो भैया गवर्नमेंट असिस्टेंस की जरूरत है, इसको गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए। और जो इससे ऊपर है, यानी कि 32 से ऊपर जो है, मान लो उन्होंने 35 खर्च कर दिए, तो इसको मैं अमीर नहीं बोलूंगा, अबव पॉवर्टी लाइन बोलूंगा, है ना। अमीर तो ये हो गया कि भैया जो दिन में 1 करोड़ खर्च कर दे, है, उसको अमीर बोल दूंगा मैं तो ये ऐसा थोड़ी है कि भाई तो तुम्हारा ये जो दोस्त है ये 32 रुपए खर्च किए और तुमने 35 कर दिए तो तुम बहुत अमीर हो गए, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये 2-3 रुपए से कुछ नहीं होता है, ये एक क्राइटेरिया होता है, बस कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को वो लाइन खींचनी पड़ेगी, उसी को पॉवर्टी लाइन बोल देते हैं, ठीक है। सो बीपीएल क्या हो गया, पॉवर्टी लाइन के आधार पे मैंने जो है आपको डिफाइन कर दिया है। इसके अलावा देखो कि जो सबसे सटीक मानते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कोई भी सरकारें हो, वो 2011 के अंदर जो 21.9% पॉवर्टी है भारत के अंदर, ये निकाला था थ्रेशोल्ड तेंदुलकर साहब ने, है ना, सुरेश तेंदुलकर साहब ने। हालांकि ये सुरेश तेंदुलकर 2005 से ही काम कर रहे थे, है ना, 5 में काम किया, फिर 8-9 में काम किया, फिर 11 में काम किया। तो वही मैंने बोला ना, हर कुछ समय के बाद, एक इंटरवल के बाद जो है पॉवर्टी लाइन चेंज होती जा रही थी, धीरे धीरे डेटा चेंज होता जा रहा था। तो यहाँ पे जाके जब 2011 में इन्होंने बोला कि 21.9% जो भारतीय हैं वो गरीब हैं, तो इसी को जो है आगे चल के नीति आयोग की जो टास्क फोर्स बनती है अरविंद पनगड़िया वाली, उन्होंने भी इसी को आधार मान लिया कि ये बिल्कुल सही है, उन्होंने भी इसी को फेवर किया था, ठीक है भाई। इसके अलावा आप देखिए कि इन 2018 अबाउट 8% ऑफ वर्ल्ड्स वर्कर एंड देयर फैमिलीज वर लिविंग ऑन लेस देन $1.9 पर डे। देखो ये अब जो आधार बन रहा है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का बन रहा है। ये बोलें कि 2018 में जो है जब पूरा का पूरा सर्वे किया गया इंटरनेशनल लेवल पे, तो पाया गया कि दुनिया के जो वर्कर्स हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं, 8%, पूरी दुनिया के जो 8% जो वर्कर, केवल वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और उनके परिवार जो है ना, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। यानी कि आप समझो कि वो एक दिन का $1.9 भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं अपने ऊपर, ये आप समझ सकते हो, या इतना रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं। ये मैंने हिंदी भाषी बच्चों के लिए पूरा लिख दिया है कि 21.9% आबादी भारत की गरीब है, ये तेंदुलकर साहब ने बोला, है ना। गरीबी रेखा क्या होती है, बीपीएल क्या होता है, ये सारा का सारा हमने यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर दिया है। अब जो है हम बात करते हैं कि पॉवर्टी की एस्टिमेशन कैसे होती है। अभी तक तो मैंने सारा का सारा बताया कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती है, बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है, अबव पॉवर्टी लाइन क्या है, एक मोटा मोटा रूपरेखा अभी तक हमने तैयार की है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हम डिटेल में उन कमेटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारत के इतिहास में गरीबी के ऊपर काम करना शुरू किया। और गरीबी पर काम करना तो तब शुरू होगा जब हमें ये पता होगा कि भैया किस किस पैरामीटर से हमने नापना है कि भैया ये जो है गरीब है, ये अमीर है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर, इवन वॉशिंग मशीनों तक से नापा गया है कि भैया ये अमीर है, ये गरीब है ना। समय समय के हिसाब से अलग अलग कमेटी ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट दी है। अब हम जो पहले देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस का एरा देखेंगे। ये हिस्ट्री चल रही है एक तरह से पॉवर्टी की, गरीबी की। प्री इंडिपेंडेंस एरा मतलब कि जब अंग्रेजों ने भारत को नहीं छोड़ा था, यानी 1947 से पहले का जो टाइम है वो इसके अंदर हम देख रहे हैं। अब इसमें देखिए कि 3 कमेटी बनेंगी, 1, 2 और ये 3। ये जो चौथी कमेटी आप देख रहे हैं, ये अलग कमेटी जो है, ये इनसे अलग ही है। जी हाँ, ये अलग कमेटी इन तीनों कमेटी से अलग है। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ये वाली सिर्फ, ठीक है, इसको लिख लो आप, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सिर्फ ये वाली कमेटी। क्यों? क्योंकि ये 1979 में आ रही है, आप देखिए, और 1979 में ऑलरेडी भारत आज़ाद हो चुका था। तो इंदिरा गांधी के टाइम 1975 में वो इमरजेंसी लगा रही है। मैं अगेन उसको एक रेफरेंस बार बार बताता हूँ ताकि बच्चे को याद हो जाए, है ना।
तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा। तो अब इससे पहले, इस टाइम से पहले 3 जो है चीज़ें डिसाइड होती हैं। आप देखिए कि जो दादा भाई नौरोजी हैं, जब मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ तो इनके बारे में हमेशा बताता हूँ कि भाई इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने ड्रेन वेल्थ थ्योरी नाम की एक पूरी की पूरी चीज़ मेंशन की थी। पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों की जो है पोल इन्होंने अपनी किताब में खोली, जिसमें इन्होंने बोला कि भारतीयों को पूरा लूट के चूस के जो है अंग्रेज जो है बाहर चले जाते हैं। और ये बात सत्य भी थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप देखो कि सबसे ज़्यादा फेमाइन अंग्रेजों के टाइम पे आए। इन्होंने बिल्कुल भी भारतीयों को असिस्टेंस देना जरूरी नहीं समझा, खाना तक नहीं देते थे, अपने सोल्जर्स के लिए खाना रिजर्व करके सारा का सारा रखते थे। जबकि आप देखिए कि भारत में अगर फेमाइन आई, 30-30 लाख लोग एक साथ लुढ़क गए, आप सोचो कितना मुश्किल काम हुआ होगा। तो लेकिन इन लोग को कोई मतलब नहीं था, माल न्यूट्रिशन का शिकार भी हुए लोग, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब स्थिति थी। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद कम से कम ये चीज़ में सुधार जरूर आया। बहुत सारी चीज़ों में नहीं भी सुधार आया, जो अंग्रेज बना गए वही हम करते रहे, लेकिन इस चीज़ में तो ज़रूर सुधार आया कि कम से कम हमारे देश के वासी जब नेता बने तो वो इतना तो सोच रहे थे कि भैया जहाँ पे फेमाइन आ गया, अकाल पड़ गया, उनके लिए तो कुछ कर दें कम से कम। चलो इतना ही सोच लिया, वही बड़ी बात है। और गरीबी के बारे में चर्चा ही कर ली, गरीबी के बारे में सोच ही लिया, हम तो कहते हैं यही बड़ी बात है। दूर करना तो चलो एक अलग बात हो गई, सोचा वही बड़ी बात है ना। चलो गरीबों को जो है राशन सस्ता दे दिया, कुछ तो किया। हालांकि उससे रूट लेवल पे प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व होती है। रूट लेवल पे तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा, उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जो है आत्मनिर्भर बना पाएंगे। सेल्फ रिलायंट जब तक नहीं बनाओगे व्यक्ति को, तब तक वो कभी भी गरीबी के चंगुल से नहीं छूट सकता। गरीबी एक बहुत बहुत गंदा चंगुल है, ठीक है भाई। अब आप समझो कि दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। ये सीधा ही सवाल कई बार पेपर में आ जाता है कि ये किताब किसने लिखी, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी। दादा भाई नौरोजी वही हैं जिन्होंने अडुल्जी वाचा और एओ ह्यूम के साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए कि इन्होंने जब अपने प्राइसेस निकाले, पूरी की पूरी पॉवर्टी लाइन बनानी थी, तो इन्होंने जो गरीबी रेखा बनाई वो किस आधार पे बनाई। इन्होंने देखा कि भैया लोग जो है आटे, चावल, दाल, सब्जी, घी, है ना, मटन, सॉल्ट, इन सब के ऊपर कितना रुपया खर्च कर रहे हैं। तो इन्होंने जो देखा 1867 से 68 के प्राइस देखे, आप समझना। यानी कि आप देखो सन 57 की क्रांति 1857 में हुई थी, उसके लगभग 10 साल के बाद की ये बात कर रहे हैं। तो ये मैं रेफरेंसेस हिस्ट्री के इसीलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि आपको वहाँ से कोरिलेट हो जाता है। तो दादा भाई नौरोजी भी कोई ऐसा नहीं है कि वो 1901 में दे रहे हैं तो वो 1901 का डेटा यूज कर रहे हैं, नहीं, वो उससे पिछला डेटा यूज कर रहे हैं ना। कम से कम 20-25 साल पुराना डेटा यूज करके गरीबी रेखा को आंक रहे हैं, क्योंकि इतना लेटेस्ट में डेटा उनके पास भी नहीं होगा, ठीक है। और हालांकि डेटा भी उस आधार पर अगर देखा जाए तो इनकी जो किताब में जो है आपको कैलकुलेटिव डेटा नहीं मिलेगा, ये भी आप बात ध्यान रखना। कैलकुलेशन बेस्ड तो बहुत बाद में जो है चीजें हुई हैं, तो इन्होंने एक थेरेटिकल बेस जो है ज़्यादा बनाया है। तो इन्होंने उस टाइम के हिसाब से बता दिया कि भैया 1867 से 68 के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति साल भर में 16 रुपए से 35 रुपए खर्च कर ले तो वो व्यक्ति जो है गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। अब ये दो फिगर आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगी। एक होती है रूरल एरिया की यानी कि गांव की, और दूसरी होती है अर्बन एरिया की यानी कि शहरों की, है ना। गांव में चीज़ें सस्ती होती हैं, आपके पास ज़मीनें भी सस्ती हैं, घर भी सस्ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो किराया गांव में है वही जो है शहर में हो, ये तो कॉमन सेंस की बात है। शहर में कहीं ज़्यादा महंगा है, छोटा सा फ्लैट लोगे तो भैया तुम्हें 20-25 हज़ार आज की डेट में देने पड़ जाएंगे। वहीं गाँव में जाओगे तो हो सकता है 2000 रुपये में खुला चौड़ा लंबा कमरा मिल जाए, हॉल मिल जाए, तो वो फ़र्क है। तो जैसे इन्होंने बोला कि 16 तो ये रूरल के लिए बोल दिया, 35 जो है अर्बन के लिए बोल दिया, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है नेशनल प्लानिंग कमीशन। ये दादा भाई वाला तो हो गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, मैंने यहाँ पे माइंड मैप्स भी क्रिएट कर दिए हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका नेशनल प्लानिंग कमीशन या नेशनल प्लानिंग कमेटी आप कह लो। ये 1938 की बात है। इसमें जो मेन चेयरपर्सन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने भी जो है इस पूरी कमेटी ने भी जो है एक पॉवर्टी लाइन बनाई, गरीबी रेखा बनाई। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि 15 रुपये और 20 रुपये पर डिसाइड की सारी की सारी कि भैया 15 रुपये कैपिटा पर मंथ, ठीक है। तो यानी कि इससे ऊपर कोई व्यक्ति खर्चा कर रहा है या इससे ऊपर किसी के पास पैसा जो है पर डे के यूज में है, तो उसको हम बोल देंगे कि भैया वो अबव पॉवर्टी लाइन है, इससे नीचे वाला बिलो पॉवर्टी लाइन है। गांव में जैसे 15 हो गया, शहर में 20 हो गया भाई। पर ये जो है ये पर मंथ है, ध्यान दीजिएगा, ये महीने के हिसाब से लिख रहा है। आप गलती से भी यहाँ पे कोरिलेट मत कर लें, ये तो पर ईयर है,
फर्क देखना। आप सोचो कि अच्छा 67 में जो पैसे थे उससे भी कम कैसे हो जाएगी गरीबी, ऐसा नहीं है, ये पर मंथ है, तो साल का निकालना तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए कि तीसरा आता है बॉम्बे प्लान 1944 वाला, ये रहा बॉम्बे प्लान 1944। तो इसने जो डिसाइड किया, इसने 75 रुपये पर ईयर के हिसाब से डिसाइड किया। अगेन देखिए कि ये साल भर का बता रहा है, पर ईयर का 75 रुपये पर ईयर, 16 से 35 रुपये पर ईयर। और ये जो बता रहा है प्लानिंग कमेटी, ये बता रहा है 15 से 20 रुपये पर मंथ। तो ईयर का निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। आई होप कि ये बात भी आपको चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। ये 3 कमेटी होगी। इसके बाद भारत देश हो गया आज़ाद, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम अंग्रेजों को बोलते कि अरे रुको, अलग साहब ने एक कमेटी बनानी है अभी फ्यूचर में, तुम 2-4-20 साल और रुक जाओ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना अंग्रेजों को। तो देश आज़ाद हो गया, अच्छा हुआ कि आज़ाद हो गया। अब उसी ड्यूरेशन में आप समझो कि 1979 के टाइम पे आती है अलग कमेटी। अब जो अलग साहब हैं ये किस आधार पे बांटते हैं सारी की सारी चीज़ को, ये कैलोरी के आधार पे बांटते हैं। मैंने बोला ना, इनका जो पैरामीटर केवल खाने पे आधारित है, तो कोई ऐसा नहीं कि इसके बारे में आगे चल के लोगों ने इसको कोई बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन दी हो, क्योंकि ये सिर्फ एक पैरामीटर है, बहुत सारे पैरामीटर और भी होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। तो इनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति जो है शहर में रह रहा है तो उसको 2100 कैलोरी अगर खा रहा है एक दिन की, है ना, हर अनाज से हमें कैलोरी मिलती है, तो एक शहर वाला व्यक्ति 2100 कैलोरी से ज़्यादा खा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है। अगर इतनी भी नहीं खा पा रहा तो बीपीएल है वो। और वहीं पे अगर गांव में है तो वो 2400 किलो कैलोरी जो है, 2400 कैलोरी भी नहीं खा पा रहा है, यानी इससे कम खा रहा है, तो वो बीपीएल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, जबकि पैसे के मामले में, इनकम के मामले में तो उल्टा था, एक्सपेंडिचर के मामले में। तो एक्सपेंडिचर में भाई क्या होता है कि गांव में चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन आप समझो कि गांव के लोग मेहनती होते हैं, किसान लोग होते हैं, खेतों में काम करते हैं, हल जोतते हैं, तो उनका फिजिकल वर्क ज़्यादा है। तो इसीलिए जो गाँव के लोग हैं, रूरल इंडिया के लोग हैं, उनकी कैलोरी इंटेक भी ज़्यादा होनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि वो जो है बेचारे सारा दिन फिजिकल वर्क कर रहे हैं और आप बोलो कि भैया उनको वो खाना कम खाएं, है, वो 10 रोटी खा जाएंगे एक टाइम की, और शहर का लौंडा जो है 2 रोटी ना खा पाएगा। क्यों? क्योंकि मेंटल वर्क ज़्यादा कर रहा है ना, फिजिकल नहीं कर रहा है। तो इसीलिए शहरी व्यक्ति की किलो जो कैलोरी है वो कम रखी है इस पूरे पैरामीटर में, और जो गांव के व्यक्ति की ज़्यादा रखी है। कंफ्यूज मत करना, वो एक्सपेंडिचर है और ये किलो कैलोरी है, मतलब, ठीक है, खाना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कमेटीज आई। फिर लक्कड़ वाला कमेटी आई 1993 के अंदर, तेंदुलकर कमेटी 2009 में, वैसे 5 में ही आ चुकी थी कमेटी ये, लेकिन 2009 में मेजर वर्क किया है। फिर रंगराजन कमेटी 2012 में इसने मेन वर्क किया। तो इन सब ने भी जो है एस्टिमेट्स लगाए हैं। अभी मैं इसके बारे में भी आप लोग को बताता हूँ। यही सारी की सारी चीज़ जो है मैंने हिंदी भाषा में भी बता दी है। ये 3 कमेटियाँ बनी। फिर उसके बाद जो है यहाँ इसको चौथा मत लिखो, इसको बल्कि पहला लिखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो और इसको पहली कमेटी लिखो पोस्ट इंडिपेंडेंस की। ये भारत के आज़ादी के बाद की पहली कमेटी। अब नेक्स्ट आपकी जो आ रही है 79 के बाद आगे हम पहुंचे 93 में, 1993 में। हर्षद मेहता का केस कौन सा है? 1992 का है, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स भी उसी टाइम पे आ रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव का केस उसी के 1 साल के बाद, 1993 के हर्षद मेहता के केस के 1 साल के बाद जो है लक्कड़ वाला कमेटी आती है। ऐसे ये इंसिडेंट्स इसलिए बताता हूँ, थोड़ा सा दिमाग में कोरिलेशन बैठता है तो जल्दी याद हो जाती है चीज़ें, और कुछ नहीं है। अब देखो, लक्कड़ वाला कमेटी 1993 में आती है और यहाँ पे एक्सपर्ट्स का ग्रुप बैठता है और एक मेथोडोलॉजी क्रिएट करता है कि भैया अब हम जो है पॉवर्टी को एस्टिमेट करेंगे, जो कि चेयरमैन इसके होते हैं डीटी लक्कड़ वाला, तो उन्हीं के नाम से ये कमेटी का नाम पड़ गया। ये जो डिसाइड कर रहे हैं ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से कर रहे हैं, कैलोरी कंजम्पशन को सिर्फ आधार नहीं बना रहे हैं। आप समझना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दी कैलोरी कंजम्पशन। सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन नहीं, ये कह रहे हैं कि भैया जो खर्चा कर रहा है ना, वो कैलोरी पे कितना खर्चा कर रहा है। आप कैलोरी मत बोलो। अब एक व्यक्ति बोल सकता है कि ये इतनी कैलोरी खा रहा है ना, तो कैलोरी मत बोलो, कैलोरी को खाने में जो खर्चा कर रहा है उसको बोलो। आप समझो इसमें डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। तो उस खर्चे के आधार पे ये बोल रहे थे कि हम डिसाइड करेंगे कौन गरीब है कौन अमीर है। अब ये इसी के कंटिन्यूअंस में अगर आप देखिए तो पॉवर्टी लाइन बोल रहे थे कि कंस्ट्रक्ट कैसे होनी चाहिए है, by updating using the consumer price index of industrial workers in urban areas and consumer price index of agricultural labor in rural areas। यानी कि आपको 2 तरह के इंडेक्स बनाने हैं। एक बनाना है CPI IW, ये तो है शहरी लोगों के लिए, जिसमें इंडस्ट्रीज कहाँ पे होती है, शहरों में है, तो वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके आधार पे होगा। दूसरा, किसान लोग कहाँ काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, खेतों में कर रहे हैं, गांव में, है ना, तो उनका जो आधार बन गया CPI AL बन गया, ठीक है। तो ये रूरल इंडिया के लिए हो गया। तो 2 टर्मिनोलॉजी इन्होंने डेवलप की कि इनको अलग अलग तरीके से हम
चेक करेंगे। और इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया स्केलिंग ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन दी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। तो जो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स डेटा देता था उसके आधार पे इन्होंने इस चीज़ को निकालना बंद कर दिया, और ये जो आधार बन गया कंजम्पशन वाला आधार बन गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला, ये मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पे बता दिया है। और दो तरह की चीज़ें बनाई, CPI IW और CPI AL। ये हिंदी में भी बिल्कुल सेम चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो है 2005 का टाइम आता है। 2005 में जो है सुरेश तेंदुलकर साहब आते हैं। सचिन तेंदुलकर नहीं है, ये सुरेश तेंदुलकर है। अब ये सब्जी आपकी ये कमेटी को हेड कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी की पूरी कमेटी के अंदर अगर आप देखेंगे सुरेश तेंदुलकर कमेटी, तो इसको गठित किसने किया? प्लानिंग कमीशन ने किया। और प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। आपको ये समझना है, ठीक है। तो आप समझो कि यानी कि जो सुरेश तेंदुलकर हैं ये एक तरह से इकोनॉमिक एडवाइजर किसके बन गए? भारत के प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए। आप ऐसे इसको समझ सकते हो। और ये जो भी रिपोर्ट में बना रहे थे वो प्रधानमंत्री को बता रहे थे, ठीक है। और इसमें भी इन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके मेथोडोलॉजी अपनाई, जिससे कि इन्होंने बोला कि अब जो है हम पॉवर्टी को अलग तरीके से एक ब्रॉडर वे से जो है थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। अब आप समझना कि इसके अंदर इन्होंने क्या किया, ये कैलोरी क्राइटेरिया से थोड़ी आगे बढ़े। यूजुअली तो लोग सिर्फ पीछे वाले जो है सिर्फ ये देख रहे थे कि या तो कैलोरी कितनी खा रहे हैं या कैलोरी पे खर्चा कितना कर रहे हैं, यानी कि खाने के ऊपर सब मंडे हुए थे कि खाने के आधार पे हम गरीबी को माप लें। ये थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में है। कई बार पेपर में आ जाता है कि तेंदुलकर कमेटी जो है वो खाने या कैलोरी के आधार पे थी, ऐसा नहीं है। वो कैलोरी से भी थोड़ा 2 कदम आगे थी, ठीक है। इनका जो पर्सपेक्टिव था थोड़ा ब्रॉडर था, ये आपको समझना है। इन्होंने जो है सिर्फ खाने का आधार नहीं बनाया, इन्होंने बोला कि एक व्यक्ति हेल्थ पे भी खर्चा कर रहा है, एजुकेशन पे भी खर्चा कर रहा है, कपड़ों पे भी खर्चा कर रहा है, तो हम उन सारे खर्चों को ऐड करेंगे, ठीक है। खाने के साथ साथ हेल्थ पे, एजुकेशन पे, कपड़ों पे, यानी कि इन सब पे भी जो खर्चा कर रहा है उसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि भैया ये गरीब है या अमीर है। केवल खाने के आधार पे आप कैसे बता सकते हो? अब कोई बहुत अमीर व्यक्ति है ना, तो करोड़पति आदमी है और उससे खाया नहीं जा रहा है ना, वो थोड़ा बुढ़ापे में नहीं खाया जा रहा तो दिन की एक ही रोटी खा रहा है, नहीं खाया जा रहा तो नहीं खाया जा रहा है ना। किसी के दांत नहीं है तो उससे काजू नहीं खाए जा रहे, चने नहीं खाए जा रहे, तुम जबरदस्ती उसके आधार पे बता रहे हो कि खाने के आधार पे देखेंगे, तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। वो बहुत अमीर है और खा नहीं रहा है, तो इसका ये कैसा मतलब हो गया कि आप सिर्फ खाने के आधार पे देखो? दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग हो गया, है ना। तो ये चीज जो है इन्होंने इस एंगल से 3-4 पैरामीटर एक्स्ट्रा ऐड करके इसको चेक किया, तो उन्होंने पाया कि अगर एक व्यक्ति भारत के अंदर गांव के अंदर 447 रुपए पर कैपिटा पर मंथ खर्च कर रहा है, ये भी खर्चे के आधार पे ही है, एक्सपेंडिचर के आधार पे ही है, ये भी पूरी की पूरी, ठीक है। खर्चे के आधार पे ही है, इनकम के आधार पे मत बोल देना गलती से भी, खर्चे के आधार पे ही है। तो इन्होंने बोला कि अगर एक व्यक्ति गांव का है, अगर वो 447 रुपए पर मंथ जो है खर्च नहीं कर पा रहा, इतना पैसा भी नहीं है कि इतना भी खर्च कर दे महीने में, तो वो गरीब माना जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। अगर इससे ज्यादा कर रहा है तो अबव पॉवर्टी लाइन। वहीं पे एक शहरी व्यक्ति, शहर के अंदर खर्चा ज़्यादा होगा भाई साहब, है ना, रहने का किराया ज़्यादा, हेल्थ की फैसिलिटी का खर्चा ज़्यादा, खाने का ज़्यादा, हर चीज़ महंगी मिलती है। तो शहर में उन्होंने बोला कि 579 यानी कि 580 रुपये लगभग महीना। अगर व्यक्ति इससे कम खर्च कर रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इससे ज़्यादा कर रहा है तो अबव पॉवर्टी लाइन है। सेम मैंने हिंदी भाषी बच्चों के लिए यहाँ भी लिख दिया है। चलिए, इसके बाद आती है एनसी सक्सेना कमेटी। एनसी सक्सेना जो है, ये जो कमेटी है ये कंडक्ट करती है बीपीएल सेंसस इन रूरल एरियाज। तो ये जो है गांव ग्रामीण इलाकों में जो है बीपीएल सेंसस करती है। पॉवर्टी को एस्टिमेट नहीं कर रही है उतना, बीपीएल सेंसस करवाने पे ज़्यादा फोकस है। और ये रिकमेंड करती है एक सुटेबल मेथोडोलॉजी उसके आधार पे कि भैया कौन सी फैमिलीज को हमें बीपीएल मानना चाहिए और कौन सी को नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं। सिर्फ वो इनकम और कैलोरी को आधार नहीं मानते, और भी बहुत सारी चीज़ों को आधार मान के जो है उस हिसाब से जो है एक डिसाइड करते हैं कि कौन व्यक्ति जो है वो बीपीएल है, कौन व्यक्ति बीपीएल नहीं है। और इनकी कमेटी और एक और अभी हाशिम साहब की कमेटी आएगी, इन 2 कमेटी के आधार पर जो है आगे की जो सरकारें हैं, इवन जो जब बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, मोदी गवर्नमेंट आएगी, है ना, इनिशियली तो कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी, है ना, फिर आगे मनमोहन सरकार आई, है ना, पहले बीच में अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए, फिर मनमोहन सरकार आ रही है, फिर आगे वापस से मोदी सरकार आ रही है, और ऐसे चलता जाएगा, है ना, चेंज होता रहेगा। बट अल्टीमेटली बात ये है मुद्दे की कि ये जब सरकारें आगे वाली भी आ रही हैं, है ना, आज की डेट की जो सरकारें भी हैं वो भी क्या कर रही हैं, इस कमेटी के आधार पर जिनको बीपीएल माना गया या फिर हाशिम साहब की कमेटी के आधार पर जिनको बीपीएल माना गया उनको गवर्नमेंट असिस्टेंस मिलता है। हर गरीब को गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
यहाँ भी एनसी सक्सेना की कमेटी के बारे में सब मेंशन है। अब आती है हाशिम साहब की कमेटी, एसआर हाशिम कमेटी। अब ये जो कमेटी है अगेन ये जो है क्या करती है, ये अबंडन कर देती है जो बीपीएल सेंसस करवाया गया था 2002 में, यानी ये जो पीछे जो सेंसस हुआ उसको अबंडन कर दिया इसने। और इसने 3 क्राइटेरिया पे काम किया इस कमेटी ने। इसने पहला काम तो किया कि ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन कर दो, दूसरा कर दिया ऑटोमेटिक इंक्लूजन, और तीसरा स्कोरिंग इंडेक्स। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है भाई। एक्सक्लूजन का मतलब होता है बाहर निकाल देना। ये बोल रहा है कि भैया जो वेल सफिशिएंट फैमिलीज है, जिनके पास इतना है कि भैया वो खा पी रही हैं, मौज उड़ा रही हैं, है ना, फिल्म भी देख रही हैं, घूमने भी जा रही हैं, तो उनको तो पहले एक्सक्लूड कर दो। तो इनका मेथड जो है सीधा सीधा उनको बाहर निकाल देता है भैया, उन फैमिलीज को, कि हमारे एस्टिमेशन में इनको बाहर निकाला जाए, ये तो गरीब ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक एक्सक्लूशन, यानी कि संपन्न परिवारों को बाहर निकाल दिया इसमें से। अब बनता है उसके बाद ऑटोमेटिक इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है इंक्लूड करना, किसी चीज को अपने साथ सम्मिलित करना। पर किसको सम्मिलित करेंगे, तो इन्होंने सम्मिलित किया भैया जो सेक्शन डिप्राइव्ड है ना, जो जरूरतमंद सेक्शन है, जिनको अभाव है चीजों का, उनको, और साथ में वल्नरेबल सेक्शन को। ठीक है, वल्नरेबल मतलब कि जिन जो हालात के मारे गए हैं लोग, बिल्कुल ही, है ना, कुछ भी नहीं है, बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है, तो दोनों तरह के सेक्शन को जो है इन्होंने इंक्लूड कर लिया। और फिर जो ये पूरी की पूरी बची हुई पॉपुलेशन है ना, ये एक्सक्लूजन के बाद, यानी संपन्न परिवारों को हटाने के बाद ये जो बची हुई पॉपुलेशन है, इनको इन्होंने स्कोर देना शुरू कर दिया। स्कोर किस आधार पे दिया, 10 के स्केल पे, है ना। जैसे होता है ना कि एक फिल्म अच्छी है कि बुरी है, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया बताओ 10 में से कितनी रेटिंग दोगे, वो बोलेगा 8 स्टार की रेटिंग, अरे बहुत बढ़िया फिल्म है। और 10 में से 2 स्टार की रेटिंग है, घटिया फिल्म है। ऐसे आप समझ लो, है ना। तो इन्होंने फिर बची हुई पॉपुलेशन को जो 10 के आधार पे पूरी की पूरी रेटिंग देना शुरू किया, और उसके आधार पे इनका पूरा का पूरा मेथड काम करता है। और जब इन्होंने पूरा पाया, तो इन्होंने पाया कि भैया जो 50% फैमिलीज हैं भारत के अंदर, या 50% लोग कह लीजिए एग्जैक्टली, तो वो जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। इनके आधार पे जो है 50% लोग जो भारत के हैं पूरी पॉपुलेशन के, वो बिलो पॉवर्टी लाइन निकले। ठीक है भाई। और मूविंग टू अर्बन एरियाज, ही हैज़ चेक्ड बाय 4 आइटम्स। अब ये देखो, एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है ये, जब आप इस चीज़ को चेक करते हैं कि अर्बन पुअर के बारे में, है ना, शहरी गरीबों के बारे में अगर आपको पता करना है तो कैसे पता करेंगे। तो इन्होंने आधार बनाया कि उस टाइम पे जो लोग हैं उनके पास स्कूटर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, और एक और चीज़ है भाई साहब, टेलीफोन। ठीक है, यहाँ पे टेलीफोन यूँ करके बना देता हूँ, ये हो गया टेलीफोन। अब इन्होंने बोला कि ये 4 आइटम है, अगर किसी परिवार के पास जो है 3 आइटम भी नहीं है तो वो गरीब माना जाएगा। ये देखिए, हाउस होल्ड विथ 3 ऑफ द 4 आइटम्स, ठीक है, शुड नॉट बी कंसिडर्ड पुअर। समझना कि इन 4 में से अगर उसके पास 3 आइटम भी हैं तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। यानी 3 से भी कम आइटम है, अगर मान लो कि उसके पास सिर्फ फोन और स्कूटर ही है, तो वो गरीब माना जाएगा। समझ गए। लेकिन उसके पास अगर ये 3 हो गई, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, मशीन, है ना, तो फिर वो गरीब नहीं माना जाएगा। मतलब इन 4 में से कोई भी 3 आइटम आपके पास है तो आप गरीब नहीं माने जाओगे। अगर 3 से कम आइटम है तो आपको गरीब मान लिया जाएगा। ऐसे आप समझिए इस चीज को। क्यों आप बोल रहे हो ऐसा? क्योंकि ये लग्जूरियस आइटम है भाई, तो अगर इतनी गरीब हो तो आपके पास ये कहां से आ रही है, इसलिए जो है इन्होंने उसको भी आधार बनाया। चलिए, ये हिंदी भाषा में लिख दिया है। नेक्स्ट आपका आता है रंगराजन रिपोर्ट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे तेंदुलकर साहब की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। अभी मैं दोनों को कंपेयर करके भी बताऊंगा। मैंने बोला था पहले भी कि तेंदुलकर साहब की जो रिपोर्ट है वो केवल वहीं तक नहीं रुकती 2005 तक, वो आगे भी आती है 2009 के आसपास भी और 11 में भी। तो मैं वो सारा कंपेरेटिव स्टडी आपको इन दोनों की एक साथ बता दूंगा। आप देखिए कि अब जो एक्सपर्ट ग्रुप है चेयरमैनशिप के अंडर बैठता है रंगराजन साहब की, और ये जो है डिसाइड करते हैं एक नया तरीका कि भैया अब हम जो है एक डिफरेंट तरीके से पूरे का पूरे सिस्टम को काम करते हैं, है ना। इन्होंने अपने हिसाब से काम किया। 30 जून 2014 तक जो है ये इनकी रिपोर्ट वैलिड रही थी। यानी कि 2012 में इन्होंने प्लानिंग कमीशन के अंडर जो है अपनी एक पूरी की पूरी प्रोसेस बताई कि हम ऐसे ऐसे जो है इनको गरीब मानेंगे, और 2014 तक जो है इसी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था। आप ऐसा बोल सकते हैं। अब इन्होंने जो किया, इन्होंने भी जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ही आधार बनाया और NSSO के ही डेटा को इन्होंने जो है कंसीडर किया इसके अंदर। ठीक है भाई। अब इनकी हाईलाइट देख लेते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे थे अपनी पूरी मेथोडोलॉजी में। ये बोलते थे कि अगर कोई व्यक्ति जो है पूरे महीने में, है ना, 972 रुपये अगर खर्च कर रहा है गांव में, 972 रुपीज़ गाँव में, और शहर में 1407 रुपये अपने ऊपर खर्च कर रहा है, तो वो जो है बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं माना जाएगा। यानी कि इतने रुपए या इससे ज़्यादा खर्च कर रहा है तो वो अब पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। अगर इतने रुपए भी खर्च नहीं कर पा रहा पूरे महीने में तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। लेकिन केवल मंथली मत याद करो इसका, इसमें जो है आपको
पर मतलब कि पर मंथ के हिसाब के बजाय पर डे का भी पता होना चाहिए। जैसे आप देखिए कि डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है, इन्होंने बोला कि अगर गांव का व्यक्ति है तो वो डेली जो है 32 रुपये उसको खर्च अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया एक तरह से। और अगर वो शहर में रहकर 47 रुपये भी खर्च नहीं कर पा रहा, 47 भी नहीं खर्च कर पा रहा है, तो वो गरीब माना जाएगा। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन का आधार इन्होंने इस हिसाब से, फिर इसको आप लगभग 30 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको रफ एक आइडिया मिल जाएगा, है ना। जैसे इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, पूरे मंथ का निकालना है, 3 दूनी 6 और 3 3 960 रुपये के आसपास बनता है, तो इन्होंने 972 लिखा है। तो आप गलती से भी सिर्फ ये मत करना कि इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लो, वो और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है ये 960 नहीं आ रहा है, ये थोड़ा उससे ज़्यादा ही आ रहा है। तो आपको यही याद करके रखना है, ये गलत नहीं है, ये एकदम सही है, 972। ठीक है, ऐसी इसको भी आप लगभग जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1410 रुपये बनता है, लेकिन जो इन्होंने कैलकुलेट जब किया तो वो 1407 आ रहा था पूरे महीने का। तो उस एंगल से है ना, क्योंकि आप देखिए कि इसको मैं अब लिखूँ कुछ कि 32 पॉइंट समथिंग लिखूँ तो उससे सीधा सीधा लिख दिया, वो याद हो जाता है, ऐसा है। इसके बाद जब इन्होंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया तो इन्होंने जो है पाया कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन 2011-12 में हैं वो कितने 30.95 हैं रूरल एरियाज में और 26.4 हैं अर्बन एरिया में। ये भी एक चीज़ आप लोग को इसके अंदर ध्यान रखने योग्य है। ठीक है भाई। चलिए अब नेक्स्ट देखिए आप, ये तो हो गया, ये मैंने हिंदी भाषा के अंदर पूरा का पूरा लिख दिया है रंगराजन का। एक रंगराजन में और भी चीज़ हम देख लेते हैं, ये रही। ठीक है, रंगराजन में कई बार जो है वो रूरल के हिसाब से या अर्बन के हिसाब से कैलोरी भी पूछ सकता है कि इन्होंने कैलोरी क्या डिसाइड की थी कि कितना वो खा रहे हैं। मैंने बोला ना अलग अलग पैरामीटर पे इन्होंने काम किया था। तो आप ध्यान रखना कि रूरल में जो है 2155 कैलोरी जो खा रहा है वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं माना जाएगा, और ऐसी अर्बन में जो है 2090 कैलोरी जो खा रहा है वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं माना जाएगा। अब बीपीएल को उन्होंने जब पूरा का पूरा एस्टिमेट किया तो कितने बिलो पॉवर्टी लाइन लोग निकले ये कैसे पता लग रहा है, तो रूरल और अर्बन में कितने कितने निकले मैं वो बता देता हूँ। रूरल में यानी गांव में निकले 260 मिलियन के आसपास लोग गरीब निकले, और वहीं शहरों में जो है 102 मिलियन के आसपास गरीब निकले। अब जब दोनों को ऐड करोगे तो ये कई बार पेपर में आ जाता है कि टोटल कितने गरीब उन्होंने छाटे थे, तो पूरे भारत के अंदर उन्होंने पाया कि 363 मिलियन लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। समझ गए। तो ये बीपीएल टोटल भारत के अंदर उस टाइम पे कितने थे, 363 मिलियन थे। ये कब का डेटा है, सारे का सारा 2011-12 का डेटा जो है आधार है इसका, 2011-12 का डेटा को जो है हम इसका आधार मानते हैं। अब आप समझो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों की। ये है तेंदुलकर की रिपोर्ट और ये है रंगराजन की रिपोर्ट। अब दोनों के आधार पे क्या क्या चीज़ हुई वो हम देख लेते हैं। आप देखो कि जो तेंदुलकर का, यहाँ पे मैंने 11-12 के हिसाब से और 9-10 के हिसाब से लिख रखा है, लेकिन तेंदुलकर का यहाँ पे डाल लेना आप, इसी का ही, सुरेश तेंदुलकर का ही 2009-10 का, ये यहाँ लिख दिया है मैंने। आप देखो कि 9-10 का जब आप पाओगे तो रूरल में कितना रुपया है एक इंसान खर्च कर रहा है, 672 रुपये हो गया रूरल का, और यहाँ पे 859 हो गया अर्बन का। यानी कि इतना रुपया अगर वो व्यक्ति खर्च करता है तो वो जो है गरीब नहीं माना जाएगा। इससे ज़्यादा कर रहा है तो गरीब नहीं माना जाएगा, इससे कम खर्च कर रहा है तो वो गरीब माना जाएगा। ये 2009-10 की तेंदुलकर की रिपोर्ट जो है बोलती है। अब आप समझो यहाँ पे ये है रूरल और ये है अर्बन। ठीक है, अब ये तो 9-10 का तो मैंने यहाँ बता दिया। अब 11-12 का देखो कि एक व्यक्ति पर डे का, ये तो मैंने टोटल बता दिया। ठीक है, टोटल यहाँ पे लिख रखा है। अब आप देखिए कि ये जो है पर डे का भी यहाँ पे बता दिया कि एक दिन का 27.2 हो गया अगर वो गांव में रह रहा है, और शहर में रह रहा है तो 33.33 रुपया पर डे का। इसको लगभग 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उससे एग्जैक्ट तो नहीं आता लेकिन रफ आ जाता है। ठीक है, तो जब हम वो करेंगे तो हम पाएंगे कि, इसीलिए मैंने बोला ये एग्जैक्ट आपको डेटा पता होना चाहिए पूरा का पूरा। तो तेंदुलकर ने बोला कि भैया 2011-12 के अंदर कोई व्यक्ति अगर पूरे महीने में गांव के अंदर 816 रुपए से कम खर्च कर रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा, और शहर में अगर वो 1000 रुपए से भी कम खर्च कर रहा है तो वो गरीब माना जाएगा। ऐसे आप बोल सकते हो। फिर रंगराजन की भी दोनों देख लेते हैं। जैसे इसमें 9-10 का मैंने बताया और 11-12 का, ऐसी रंगराजन का भी 9-10 और 11-12 का देख लेते हैं कि रंगराजन ने इसके ऊपर क्या कमेंट किया। रंगराजन ने बोला 9-10 के अंदर कि भैया एक व्यक्ति अगर गांव में रह रहा है तो वो एक दिन का खर्चा उसका जो 26.7 और शहर में रह रहा है तो 39.9, इतना भी खर्च नहीं कर पा रहा एक दिन का, तो वो गरीब माना जाएगा। अगर पूरा महीने का देखता हूं तो 801 रुपया निकलता है गांव के अंदर और 1198 रुपये निकलता है शहर के अंदर। ये तो उसने बताया 9-10 का डेटा। अब रंगराजन ने जो 11-12 का डेटा बताया, देखो लगभग ये सेम सा है लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है ना। यहाँ रूरल में इसका कम आया है उसका ज़्यादा, यहाँ पे जो है अर्बन का इसका कम है इसका ज़्यादा, तो अंतर है दोनों की स्टडी में। ऐसे ही रंगराजन ने जो है 2011-12 का जब निकाला
तो उसने क्या बोला भैया कि यहाँ पे 32.4 रुपये निकाला है, ठीक है, गांव के अंदर, कि एक व्यक्ति जो 32.4 रुपये भी खर्च नहीं कर पा रहा तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और शहर में वो 47 रुपये भी खर्च नहीं कर पा रहा तो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये 11-12 का डेटा है, ठीक है। और ऐसे ही आप देखिए कि टोटल जब आप पूरे महीने का देखते हो तो वो बोलता है कि अगर रंगराजन बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति गांव में रह रहा है पूरे महीने में उसको 972 रुपये से ऊपर ही खर्च करना है तभी वो अबव पॉवर्टी लाइन माना जाएगा, नहीं तो नहीं। ऐसे ही शहर में उसको 1407 रुपये से भी कम अगर वो खर्च कर पा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसको आप कुछ ऐसे इन दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। तेंदुलकर का देखो पहले, ये 9-10 का डेटा है, ये 11-12 का। रेड का मतलब है गाँव, ये हो गया आपका गाँव, और हरे का मतलब है शहर, ये होगा शहर, ठीक है। आप समझो कि ये रहा तेंदुलकर का डेटा, ये बोलता है कि भैया 9-10 के अंदर गांव में 672 रुपये और शहर में 860 रुपये लगभग। फिर जो है आप देखो 11-12 में बोलता है कि गांव में 816 रुपये और शहर में 1000 रुपये। सेम आप रंगराजन का आप देखो, रंगराजन में क्या है, ये गाँव हो गया, येलो वाला गाँव है, गाँव, और ये लाल वाला शहर हो गया। इसके अंदर ये सब लिख रखा है, ये रहा नीचे अर्बन रूरल, ठीक है। ये 9-10 का डेटा हुआ, ये 11-12 का। तो ये बोलता है कि 9-10 के अंदर भैया शहर के अंदर 801 रुपया हो गया, और सॉरी गांव के अंदर 801 रुपया हो गया, ये रहा, और शहर के अंदर 1198, ये रहा, ठीक है। और फिर बोलता है कि 11-12 में जो है बीपीएल का क्राइटेरिया क्या है, गाँव का 972 और शहर का 1407, ये रहा गाँव का 972, शहर का 1407। ये पूरा कंक्लूजन है, ये बहुत एक अच्छी स्लाइड है, क्रक्स वाली। इसके बाद आप देखिए कि टाइम आता है 2015 का, जिसके अंदर आप देखिए कि 2014 में जो है प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और 2014 में प्लानिंग कमीशन खत्म होने के बाद 15 में क्या आ जाता है, नीति आयोग आ जाता है, क्योंकि 2014 में बनती है बीजेपी की सरकार और वो प्लानिंग कमीशन को चेंज करके उसका नाम जो है एक तरह से आप कह लो या फिर उसको रिप्लेस कर देती है नीति आयोग से। अब नीति आयोग के जो चेयरमैन उस टाइम पे बन रहे हैं वो अरविंद पनगड़िया जो है, चेयरमैन तो नहीं कह सकते, वो चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर साहब ही रहते हैं, है ना, जो उसके सेक्रेटरी कह लो या फिर वाइस चेयरमैन टाइप कह लो, है ना। तो ये जो अरविंद पनगड़िया साहब हैं, इनकी एक टास्क फोर्स पूरी बनाई गई कि भैया अब आप जो है पॉवर्टी लाइन को मेजर कीजिए। तो इन्होंने भी बहुत सारे पीछे जितनी भी स्टडी हुई थी उसको चेक किया, तेंदुलकर साहब की स्टडी को चेक किया, रंगराजन साहब की स्टडी को चेक किया। उसके अलावा इन्होंने देखा कि ये 2 स्टेप पे काम किया। फिर तीसरा स्टेप इन्होंने देखा कि ऐसा देखा कि सबसे नीचे के 30% तबका कौन सा है, उस 30% तबके को देखा। फिर चौथे स्टेप में देखा कि उस 30% तबके में भी किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, अच्छा कि किसको खाने की दिक्कत आ रही है, किसको जो है नहाने की दिक्कत आ रही है, किसी को कपड़े पहनने की दिक्कत आ रही है, वो सब ऐसे करके देखा, है ना। तो 4 स्टेप पे इस टास्क फोर्स ने काम किया। लेकिन आप ये मत समझना कि इस टास्क फोर्स ने जो डेटा बनाया उसके आधार पे ये सभी को ही जो है गवर्नमेंट असिस्टेंस देने वाले हैं, ये नहीं है। इसका आधार ये था ही नहीं कभी भी, ठीक है। उन्होंने बोला कि भैया हम जो फेवर करते हैं इस पूरी प्रोसेस में तेंदुलकर की रिपोर्ट को करते हैं, जिसने बोला कि भैया 21.9% लोग जो है भारत के वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये तेंदुलकर साहब की रिपोर्ट ने बोला और इन्होंने इसी को ही फेवर किया यहाँ पे। और मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये कतई इसका ये मतलब नहीं था कि भैया इन सबको जो है सरकार जो है अपना जो है गरीब मान के एंटाइटल करके और इनको जो बहुत सारी रुपया देने लग जाएगी या कुछ ऐसा असिस्टेंस देने लग जाएगी। ये केवल गरीबी से लड़ने के लिए जो है कि कैसे लड़ा जाए उसके लिए ये पूरी की पूरी रिपोर्ट गठित की गई थी। और गरीबी रेखा से नीचे का फायदा किसको मिल रहा था, तो आप देखिए कि सक्सेना साहब और हाशिम साहब की जो रिपोर्ट के अंदर बीपीएल से नीचे लोग आए थे ना, उन्हीं को सिर्फ जो है गवर्नमेंट असिस्टेंस के लिए जो है वो एंटाइटल्ड थे। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अभी एनसी सक्सेना हो गया और ये हाशिम साहब हो गया, ये दोनों का ऑलरेडी मैं आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर एक आती है दंडेकर और रथ स्टडी ऑफ पॉवर्टी। अब ये दंडेकर कौन है, ये डॉक्टर वीएम दंडेकर साहब और मिस्टर नीलकांत रथ, ये दोनों मिलके जो है अगेन जो है पॉवर्टी के ऊपर स्टडी करते हैं और ये बोलते हैं कि भैया एक व्यक्ति अगर 2250 कैलोरी भी एक दिन की नहीं खा रहा है, इतना तो कम से कम उसको चाहिए, तो वो जो है व्यक्ति क्या माना जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। इन्होंने जो एस्टिमेट लिया था, इन्होंने लिया 1968 से 69 को और बोला कि 40% ऑफ रूरल इंडिया यानी कि भारत के गाँव के 40% लोग जो वो बीपीएल माने इन्होंने, और बोला कि जो शहर में लोग हैं वो 50% से ज़्यादा लोग जो शहरी हैं वो बीपीएल में कंसीडर होंगे। ठीक है भाई, तो ये इनकी स्टडी थी दंडेकर साहब की और रथ की। इसके बाद एमएस आलूवालिया, प्लानिंग कमीशन के आखिरी सेक्रेटरी टाइप आप कह सकते हो, क्योंकि इसके बाद तो प्लानिंग कमीशन तो ख़त्म ही हो गया था। तो 2014 में लास्ट कांग्रेस की सरकार आप कह सकते हो, मनमोहन साहब जो है उस टाइम पे चेयरमैन थे,
जहाँ चेयरपर्सन थे प्लानिंग कमीशन के, और ये एक तरह से सेक्रेटरी या वाइस चेयरपर्सन के तौर पे काम कर रहे थे। अब इन्होंने जो है MS आहलूवालिया साहब ने भी पॉवर्टी पे काम किया, जब प्लानिंग कमीशन में है तो पॉवर्टी पे भी काम किया, और इन्होंने जो पीरियड निकाला है 1956 से 57 से लेकर 1973 से 74 तक के पीरियड को मापा, और फिर इन्होंने जो पाया, इन्होंने बोला कि भैया जो एक्सपेंडिचर लेवल था वो 15 था, 15 रुपये पर डे 1960 से 61 में रूरल एरियाज़ के लिए, और 20 रुपये पर पर्सन था अर्बन एरियाज़ के लिए। यानी कि इन्होंने जो है इस इंटरवल के अंदर पूरा का पूरा स्टडी किया और पाया कि 1960 से 61 के बीच में जो है जो लोग 15 रुपये से भी कम खर्च कर पा रहे थे वो BPL थे। कब, कहाँ पे? रूरल इंडिया में। और अर्बन इंडिया में कितने? 20 रुपये वाले। ठीक है भाई। अब इसके अलावा आप देखिए कि सरकार ने अलग अलग टाइप की बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए है। ये क्या हुआ है? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुको, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं। ये क्या हुआ है? इससे मत करो बाबू, बच्चे को दिखोगे ही नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, अब ठीक है आई थिंक। हाँ, अब आप देखिए कि सरकार ने अलग अलग जो है योजनाएं चलाई, स्कीम्स चलाई। हालांकि बुक के अंदर तो मैंने बहुत सारी डाली हैं, जो ये वाली हमारी GK रामबाण बुक है ना, इसके अंदर बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी मैंने डाल दी हैं। ये योजनाएं आप ही को पढ़नी है, लेकिन जो काम की 2 योजना है जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, बाकी योजनाओं से अभी तक पूछा नहीं गया है, हो सकता आ जाए, वो आप बुक से एक बार रेफर करना। लेकिन अभी के लिए जो आपको पढ़ना है काम की योजनाएं मैं बता देता हूँ, 2 हैं। एक है मनरेगा, है ना। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये क्या बोलता है कि जो भी लोग गरीब हैं या अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको जो है क्या किया जाएगा, स्पेशली जो रूरल इंडिया में है ना, रूरल हाउस होल्ड की बात हो रही है, तो उनको जो है सरकार पूरे साल भर में 100 दिन का जो है एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट देगी भैया, कि तुम्हें कामकाज देगी 100 दिन के लिए। और उसके अंदर अगर मान लो कि आज आपने अप्लाई किया तो 15 दिन में अगर सरकार ने आपको काम नहीं दिया तो वो एक भत्ता लगा देंगे आपका, है ना, आपको जो है एक अलाउंस देना शुरू कर देगी सरकार, ये बोला। इसके अलावा अब मान लो कि सपोज करो कि टोटल जो एम्प्लॉयमेंट है वो 300 जॉब्स हैं। ये कोई वो नहीं है ऑर्गेनाइज जॉब, कहीं आप सोच रहे हो, ये एक रूरल इंडिया की है ना, कि दिहाड़ी पे किसी को भेज दिया, कोई गवर्नमेंट का कुछ वो बन रहा है, पुल बन रहा है, वहाँ भेज दिया, ऐसा टाइप आप समझ लो, है ना। तो इन्होंने बोला कि 1/3 जो नौकरियाँ हैं, नौकरियाँ कह लो या छोटी छोटी सी जॉब कह लो, तो वो जो है वो वीमेन के लिए रिजर्व रहेंगी, समझ गए। और दूसरी योजना आपकी बनती है अंत्योदय अन्न योजना, जिसको आय भी बोलते हो, स्मॉल में जो है आप शॉर्ट में जो है आय भी बोल सकते हो। ये कब स्टार्ट हुई है? 2000 में हुई है। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो जो होता है ना, सस्ता अनाज, सस्ता चावल दे दिए 4 रुपए का 2 रुपए का, वो ये वही है। इसमें जो है आप देखो सबसे पहली स्टेट जो अंत्योदय योजना के अंदर कवर की गई है, ये पूछा जा सकता है, तो सबसे पहली है राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान को जब कवर किया गया तो उस टाइम पे जो है यूनियन फूड एंड सिविल मिनिस्टर कौन थे? तो भाई N श्री विष्णु जो है ये थे यूनियन फूड एंड सिविल मिनिस्टर। ये हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों में मैंने मेंशन कर दिया, तो ये इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल मिला के जो है आपका हमने कवर कर लिया है पॉवर्टी की पूरी थ्योरी और हैशटैग इंपॉर्टेंस के साथ कवर कर लिया। बाकी आपको एक बार बुक को रेफर करेंगे तो ये दोनों बुक्स आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। और बैच में मैंने किसी भी एंगल से कोई कमी छोड़ने की कोशिश नहीं की है, हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से इलेबोरेटिव वे में जो है समझाने की कोशिश की है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है भाई।